नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर का विकास और संपर्क सुविधाओं में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू में विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर के विकास की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.32% हुई। अब तक 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल में नाओमी ओसाका का सामना जेनिफर ब्रैडी से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वे आज असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना के शुभारंभ के बाद बोल रहे थे। उन्होंने धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला भी रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाश की हमनवर अर्थ, यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेलजोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। जनसभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये माजुली और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हाल ही में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पुल के निर्माण से माजुली के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। मुझे खुशी है कि सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। मजुली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजुली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि धुबरी और फुलबारी पुल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास और प्रगति को बल मिला था और अब मौजूदा सरकार इसे और गति दे रही है। उन्होंने कहा कि जलमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की परियोजना से असम के पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को
फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी केंद्र बनाया। इसलिए इनलैंड वाटरवेज को यहां एक बड़ी ताकत बनाने पर काम चल रहा है। हाल में ही बांग्लादेश के साथ वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता भी किया गया है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को जोड़ने के लिए हुगली नदी में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर काम चल रहा है। इससे असम के अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को भी हल्दिया, कोलकाता, गुवाहाटी और जोगिघोपा के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अभी नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने के लिए जिस संकरे से क्षेत्र पर हमारी निर्भरता रहती है, उस निर्भरता को ये रास्ता कम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में असम में 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत से जोरहाट और माजुली पुल की परियोजना लागत में कमी आएगी। अब मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके जो 4,500 5,000 करोड़ में जो ब्रिज बन रहा था, वो ब्रिज की लागत 925 करोड़ रुपए आई है और जो यूपी ब्रिज कारपोरेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो 620 करोड़ रुपए में उनको इस कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कार्य को 18 फरवरी 2021 को उनको ऑर्डर मिल चुका है। काम अच्छा होगा और निश्चित रूप से सर्बानंद जी सोनोवाल जी के चुनाव के समय मैंने माजुली की जो जनता को जो आश्वासन दिया था, जो विश्वास दिया था, वो 2 साल के अंदर पूरा करने की, हम ब्रिज निर्माण करने के ये विश्वास को आपके साथ जो रखा आपने हमारे ऊपर, इस कार्य को पूरा करने की कोशिश होगी। श्री गडकरी ने कहा कि जोरहाट माजुली पुल और धुबरी फुलबारी पुल के निर्माण से असम और मेघालय के बीच संपर्क सुविधा को काफी बल मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। श्री सोनोवाल ने कहा कि आज माजुली के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। केरल में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद देने के लिए 320 किलोवाट की पुगालुर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। 5,070 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पावर ट्रांसमिशन परियोजना से पश्चिमी क्षेत्र से 2,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। श्री मोदी राज्य में ऊर्जा और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। 94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली ये परियोजना तिरुवनंतपुरम नगर निगम के तहत स्मार्ट सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की जा रही है। आपातकालीन स्थिति में ये केंद्र समन्वित कार्रवाई करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर पर्यटन से जुड़ी सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करें और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्म्य को दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। श्री शाह कपिल मुनि आश्रम का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। गृहमंत्री दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में जनसभा में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के 5वें और अंतिम चरण का आरंभ करेंगे। वे नामखाना के नारायणपुर गांव में एक शरणार्थी परिवार के साथ भोजन करेंगे और आज तीसरे पहर कोलकाता में श्री अरबिंदो भवन जाएंगे। श्री शाह कल रात कोलकाता पहुंचे। वे आज सुबह भारत सेवा आश्रम संघ के मुख्यालय गए और पूजा अर्चना की। उन्होंने आरती में भी भाग लिया और संघ के संस्थापक स्वामी प्रबणानंद जी महाराज की 125वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस अवसर पर पार्टी नेता दिलीप घोष, मुकुल रॉय और तथागत रॉय भी उपस्थित थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि पिछले 6 वर्ष में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 19 लाख दिव्यांगजनों को लाभ हुआ है। 1100 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरणों को दिव्यांगजनों में वितरित किया गया है। श्री गहलोत मुंबई में अली यावर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी में छात्रावास भवन की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। पहले चरण में 4 मंजिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 30 कमरे होंगे और 60 विद्यार्थी रह सकेंगे। इसे अगले वर्ष तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में 8 मंजिला भवन बनाया जाएगा, जिससे संस्थान के लगभग 140 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों के दल ने आज भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारियों से सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की। राजनयिकों को आतंकवादियों के आत्मसमर्पण कराने में सेना की भूमिका, सीमापार से घुसपैठ और पाकिस्तानी सेना का समर्थन, आतंकवादियों को पनाह देने वाले प्रशिक्षण शिविरों और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए हथियारों की जब्ती के संबंध में बताया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिनिधिमंडल को सामुदायिक गतिविधियां, कट्टरपंथ को कम करके आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कराने में सेना की भूमिका, खेल में पुलिस द्वारा की गई पहल और रोजगार के अवसरों के बारे में भी बताया गया। विदेशी प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया गया, जिनमें हथियार समर्पण करने वालों के लिए सामुदायिक व्यस्तताओं, जवाबी कट्टरपंथीकरण, खेलकूद में नौजवानों के लिए पुलिस की पहल, रोजगार के अवसर, परामर्श और संभावित लोगों के लिए सामुदायिक बंधन योजनाएं जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल को अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद शांतिपूर्वक माहौल, पथराव की घटनाओं में कमी और जम्मू कश्मीर में हालिया जिला परिषदों के चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी के बारे में भी बताया गया। प्रतिनिधिमंडल जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्य न्यायाधीश से भी मिला। वे नवनिर्वाचित सदस्यों और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक इदारों को मजबूत करने और शांतिपूर्वक स्थिति के लिए सरकार की पहल जैसे मुद्दे इन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य हैं। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। प्रतिनिधिमंडल ने कल श्रीनगर में जिला विकास परिषद के सदस्यों के अलावा दस्तकारों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों से भी मुलाकात की। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण पर राजनयिकों ने जोर दिया। उन्होंने श्रीनगर की प्रसिद्ध मस्जिद और हजरतबल दरगाह का दौरा किया, जहां उन्हें इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आज लगभग 10 पड़ोसी देशों के साथ कोविड-19 प्रबंधन, अनुभव, अच्छे कार्य और भावी कार्य योजना विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करेंगे। भारत कोविड प्रबंधन पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के साथ सचिव स्तर की वर्चुअल बैठक आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला में पाकिस्तान सहित सार्क देश सम्मिलित हो रहे हैं। इस कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण करेंगे। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक आज होगी। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इस बैठक में पिछले वर्ष अक्टूबर में टोक्यो में हुई बैठक के सार्थक विचार विमर्श को जारी रखने का अवसर मिलेगा। चारों देशों के विदेश मंत्री क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें विशेष रूप से स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर बातचीत होगी। विदेश मंत्री कोविड महामारी से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों, वैश्विक जलवायु परिवर्तन और परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि ये बैठक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच सहयोग को सुदृढ़ करेगी। भारत ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को अभी लॉन्च किया है। हमको मालूम है जो हमने अपने यहाँ पर जो वैक्सीन रोल आउट है उसको हमने 16 जनवरी को शुरू किया पिछले महीने में, और उसके तुरंत बाद 4 दिन में जब हमारे यहाँ पर वैक्सीन लगाया ही जा रहा है उसके 4 दिन में ही हमने इसका अपना वैक्सीन मैत्री को और देशों को हमने सप्लाई करना शुरू किया। तो ये भारत का जो ईथॉस रहा है, भारत का जो दार्शनिक सोच रही है वसुधैव कुटुंबकम की, जो एक पूरा संसार जो है वो एक परिवार के समान है, तो इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। और भारत तो पूरी दुनिया का 60% से ऊपर वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए हमने शुरुआत की एक वसुधैव कुटुंबकम को देखते हुए, और दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था जब वो 2014 में आए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.32% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 11,987 लोग ठीक हुए। अब तक 1,06,56,845 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। कल मिले 12,881 नए मामलों को मिलाकर अब तक 1,09,50,201 कोविड मामले हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 101 लोगों की मौत हुई। अब तक 94,22,228 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,183 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 का टीका दूसरी बार लगाया गया। राज्य में अब तक 5,02,806 लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। इस बीच 2,59,830 रोगी कोविड से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.22% हो गई है। ये राष्ट्रीय दर से 1.89% अधिक है। कर्नाटक में बेंगलुरु के कुछ इलाकों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने कई कड़े कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए आवासीय कल्याण संगठनों के साथ बैठक की। गुजरात में 6 से 8 तक की कक्षाएं आज से फिर शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों के स्कूल अभी बंद रहेंगे। इस समय ऑफलाइन कक्षाओं में हाजिरी अनिवार्य नहीं है और उन लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध हैं जो घर से ही कक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। स्कूलों में सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रूपाली मलिक चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर का विकास और संपर्क सुविधाओं में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता। असम में महाबाहु, ब्रह्मपुत्र और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू में विदेशी प्रतिनिधि मंडल को जम्मू कश्मीर के विकास की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.32% हुई। अब तक 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल में नाओमी ओसाका का सामना जेनिफर ब्रैडी से होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 फरवरी को गुजरात में गांधीनगर स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे दीक्षांत भाषण देंगे तथा सफल छात्रों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इस दौरान 244 उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 73 PhD और 26 MPhil की उपाधियां शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों,
शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। वीडियो संदेश में श्री निशंक ने ये भी बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 14 मार्च तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। इसमें 5 विषय दिए हैं। जैसे छात्रों के लिए विषय है परीक्षा त्योहार की तरह है, उन्हें मनाएं। दूसरा विषय छात्रों के लिए है अतुल्य भारत यात्रा और खोज। तीसरा विषय है जैसा कि एक यात्रा समाप्त होती है और एक शुरू होती है। चौथा विषय है आकांक्षा कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखो, केवल बनने के लिए कुछ करने के सपने देखना। और 5वां है आभारी रहे। ये 5 जो विषय हैं ये छात्र छात्राओं आपके लिए हैं, जबकि आदरणीय शिक्षकगण के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली इसके लाभ व इससे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अभिभावक को माता पिता के लिए है विषय कि आपके शब्द आपके बच्चे की दुनिया बनाते हैं। जैसे आपको पता है उन्हें प्रोत्साहित करें, जैसा कि आपने हमेशा किया भी है। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए चुना जाएगा। श्री निशंक ने बताया कि ऑनलाइन रचनात्मक लेखन की प्रतियोगिता के लिए पोर्टल 14 मार्च तक खुला रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब परीक्षा देने वाले बहादुर छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है। इस बार ये कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और ये पूरी तरह ऑनलाइन होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल हों। उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग के बाद परीक्षा पे चर्चा 2021 कार्यक्रम में अभिभावकों और अध्यापकों को भी शामिल किया जाएगा। ये एक गंभीर काम न होकर रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों, उनके अभिभावकों तथा मेहनती शिक्षकों से कहा कि वे इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा नर्सरी के लिए प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा निदेशालय की ओर से पिछले सप्ताह प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया था, जिससे उन अभिभावकों को राहत मिली जो 2 महीने से अधिक समय से इसके इंतजार में थे। एक रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री अपने विशिष्ट शैली के जरिए छात्रों द्वारा पूछे गए परीक्षा से संबंधित सवालों का जवाब देते हैं ताकि छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपना सवाल MyGov प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं और चयनित सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। देश भर के लगभग 2000 स्कूली छात्र, शिक्षक तथा अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा जो MyGov प्लेटफॉर्म पर होगा। इस प्रतियोगिता में छात्र, शिक्षक तथा अभिभावकों के लिए अलग अलग विषय रखे गए हैं। चयनित प्रतिभागी अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय से ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो रही हैं और छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके, इसके लिए यह कार्यक्रम काफी मददगार साबित होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के अभिभाषण से हुई। सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण आज से 27 फरवरी तक और दूसरा चरण 12 मार्च से 9 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का बजट सत्र आज नए कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामों के बीच शुरू हुआ। ये इस वर्ष का पहला सत्र है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। कोविड महामारी के प्रतिबंधों के दौरान प्रदेश में दूसरी बार विधानमंडल सत्र आयोजित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसे ही आज पूर्वाह्न 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने राज्यपाल के भाषण के दौरान प्ले कार्ड और बैनर लहराए। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना काल के बावजूद उनकी सरकार ने लोगों के कल्याण और हित में बहुत सारे कार्य किए हैं तथा प्रदेश चहुमुखी विकास के पथ पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं तथा अन्य वर्ग के लिए काफी कार्य किया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुपालन के लिए सदन में सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। सभी सदस्यों, सुरक्षा कर्मियों और ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों का कोविड-19 टेस्ट कराया गया है। किसी को भी बिना थर्मल स्कैनिंग के सदन में जाने की अनुमति नहीं है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 22 फरवरी को सरकार का बजट पेश किया जाएगा और यह पहली बार पेपरलेस बजट होगा। निर्धारित कार्यसूची के अनुसार सदन 10 मार्च तक चलेगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव बैनर्जी ने आज राजनिवास में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे। श्री एनवी रेड्डी ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में अपर महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें मीडिया प्लानिंग और प्रबंधन, प्रशासन तथा समाचार संकलन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार में भी विभिन्न पदों पर काम किया। श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है, जो अब पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं। श्री भटनागर 1 मार्च से पीआईबी में प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी और जापान की नाओमी ओसाका आमने सामने होंगी। आज सेमीफाइनल में जेनिफर ने चेक गणराज्य की कैरोलिना म्यूचेवा को 6-4, 3-6, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में विश्व की तीसरे नंबर के खिलाड़ी ओसाका ने 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना को 1 घंटे 15 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-4 से पराजित किया। आज पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला रूस के असलान करात्सेव से होगा। जापान के ओलंपिक मंत्री सईको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 संचालन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। 7 बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुकी सुश्री हाशिमोतो ने आज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। समिति के पूर्व अध्यक्ष योशिरो मोरी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दे दिया था। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से दिया जाने वाला एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि WCCB को भारत में वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के लिए 3 वर्षों में 2 बार ये पुरस्कार मिला है। गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने विश्वास और आध्यात्मिकता से पूरे विश्व को आलोकित किया तथा उन्होंने अपनी शिक्षाओं और विचारों के माध्यम से देश को एकजुट किया। अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे कोहरा छाया रहा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा श्रीनगर में सुबह न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में दिन को आसमान साफ रहेगा। लेह में आमतौर पर आसमान साफ है। गिलगित में आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जन्म सदा दुखदारी राम 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 भजो भारी राम 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 भजो भारी राम राम राम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर का विकास और संपर्क सुविधाओं में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता। असम में महाबाहु, ब्रह्मपुत्र और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू में विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर के विकास की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.32% हुई। अब तक 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।